नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस शिक्षा की महत्व जो सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इसके दूसरे संस्करण यानी ये सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, सेकंड नंबर ऑफ वीडियो है जो आपको बहुत ज़रूरी से और अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आपने पहला वीडियो देखा होगा, ये मुझे ज्ञात है, यानी कि पहले वीडियो में देखकर ही आप इस वीडियो में आ रहे हो। अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो वो देख सकते हैं, शिक्षा का महत्व उसमें बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस मुद्दे पर हम डिस्कस करते हैं। अपने देश की शिक्षा पद्धति कुछ अजीब है। जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति है ये कुछ अजीब तरीके की हमें नज़र आती है। यहाँ नौकरी भरकर सकने में समर्थ बाबू लोग ढाले जाते हैं, यानी कि जब कोई शिक्षा लेता है तो उसे लगता है कि इसका पूरा मकसद ही सिर्फ नौकरी लेना है। हर साल निकलने वाले इन लाखों छात्रों को नौकरी कहाँ मिले, वे बेकार घूमते हैं और लंबी चौड़ी जो महत्वाकांक्षाएं सजोकर रखी गई थी उनकी पूर्ति न होने पर संतुलन खो बैठते हैं और तरह तरह के उपद्रव करते हैं। अब ये जो लोग एजुकेशन लेते हैं, डिग्रियां लेते हैं, अब इन्हें बाहर के दूसरे काम नहीं कर सकते, मेहनत के काम ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ये खेती नहीं कर सकते, तो फिर इनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और ये तरह तरह के उपद्रव यानी कि जो शराब है, जो अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार का जो उपद्रव जो सेहत के लिए और मेंटल और समाज के लिए हानिकारक है, ऐसे उपद्रव में ये लोग पड़ जाते हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ये सब दिख रहा होगा अपने आसपास ही। इसीलिए तो हम इस टॉपिक पर इतने जोर जोर से और मजबूती से आपके सामने आ रहे हैं। अपना शिक्षित वर्ग अशिक्षितों की अपेक्षा देश के लिए अधिक सिरदर्द बनता जा रहा है। अब जो अपना शिक्षित वर्ग है, अशिक्षित लोग तो अपना कारोबार चला ही रहे हैं, लेकिन शिक्षित वर्ग जब एजुकेशन ले लेते हैं तो इन्हें लगता है कि हम सिर्फ नौकरी ही करना चाहेंगे और नौकरी ही इनका मोटो होता है। जब ये शिक्षा लेते हैं, जो उस कागज और डिग्री को लेकर फिरते हैं कि हमें कोई नौकरी दे दे, लेकिन नौकरी इन्हें कदापि नहीं मिल पाती। तो अब ये सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि जो शिक्षित वर्ग है यही अब अशिक्षितों पर भारी पड़ता है, जहाँ तक देश के ऊपर ये बोझ बन जाता है। इसमें बहुत बड़ा दोष शिक्षा पद्धति का है। अब इसमें सबसे बड़ा दोष किसका होना चाहिए? शिक्षा पद्धति का। अब आप उन्हें बोल रहे हो कि शिक्षा आप इस तरह के ले रहे हो कि आपको नौकरी लगने वाली है, तो इसमें दोष शिक्षा पद्धति का है, या फिर जिस तरह की शिक्षा पद्धति हमने अपनाई है उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके जो चीज़ जो 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 फील्ड में जो जाना चाहता है उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, ना कि साइन कॉस टैन थीटा और अन्य प्रकार की शिक्षा जिसका फ्यूचर में कोई ज़रूरत नहीं होती है, वही चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है। ये निरर्थक है। जिसमें चरित्र गठन शिक्षा पद्धति का, जिसमें चरित्र गठन, भावनात्मक उत्कर्ष, विवेक का तीखापन तथा आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से केवल खोखलापन ही दिखता है। और आर्थिक स्वावलंबन यहाँ पर मुझे नहीं दिख सकता। आर्थिक स्वावलंबन शिक्षा पद्धति जो हम अपना रहे हैं, मुझे इसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक स्वावलंबन ये शिक्षा लेकर कोई हो चुका है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई एक्चुअल में ये बहुत कम बार होता है। इसके जो परसेंटेज है जो शिक्षा के बाद नौकरी लगने के, यहाँ पर बहुत डाउन हो चुके हैं। आज प्यून यानी कि जो सफाई कर्मचारी है, इनकी नौकरी के लिए एमबीए और बहुत हाई एजुकेशन, एमबीबीएस नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाईएस्ट एजुकेशन वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जो प्यून की नौकरी के लिए। तो आप भारत की शिक्षा पद्धति को कितने आसानी से हमने समझा है, ये आप भी समझ जाइए। सरकार का काम है कि वो राष्ट्र की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करे। अब सरकार का काम क्या है? जिस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो रही है उस प्रकार की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस प्रकार शिक्षा पद्धति में थोड़ा बहुत आमूलचूल बदल करे, ताकि सरकार को तो लेना देना ही नहीं है। आज मुझे लगता है कि आज हम गद्दी पर है, कल कोई और आएगा, तब तक हम देश को लूट लेते हैं, बाद में हमें मौका मिले या ना मिले, इस प्रकार सरकार की आज सोच है। पर इन दिनों जो स्थिति है उसे देखते हुए निकट भविष्य में ऐसी आशा कम ही की जा सकती है। फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा जाए और जो कुछ चल रहा है उसे ही चलते रहने दिया जाए, ऐसा उचित न होगा। हमें जनता के स्तर पर जन सहयोग से ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो उपयुक्त प्रयोजनों को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर सके। युग निर्माण योजना ने सही कदम उठाया है, तो इस प्रकार कुछ न कुछ तो सही कदम हमें उठाने चाहिए, शिक्षा प्रणाली में हो या फिर जो जनता का जो स्तर है जो बाकी देशों के हिसाब से। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि दूसरे विकसित देशों के हिसाब से भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है और कुछ अमीर लोगों तक ही यहाँ की जो साधन संपत्ति है वो सीमित है। तो इसका रीज़न ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हर वीडियो हमारे पहले वीडियो से दूसरा वीडियो लिंक होता है, तो आपको चाहिए कि सभी वीडियो को ज़रूर देखें। गायत्री तपोभूमि मथुरा में अवस्थित युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्ष से एक युग निर्माण विद्यालय चल रहा है।
मथुरा में अवस्थित युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से यह युग निर्माण विद्यालय चल रहा है। अब इसका प्रधान विषय जीवन जीने की कला, चरित्र गठन, मनोबल, विवेक जागरण, समाज निर्माण जैसे तत्वों का सांगोपांग शिक्षण और अभ्यास कराना है। अब ये जो युग निर्माण का जो कल्चर है या फिर जो ये प्रोसेस है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि इसका जो उद्देश्य है जीवन जीने की कला, चरित्र गठन, मनोबल, विवेक जागरण, समाज निर्माण जैसे तत्वों का संगोपन शिक्षण और अभ्यास कराना है। साथ ही गृह उद्योगों का एक शिक्षण भी जुड़ा रखा गया है, जिसमें कोई सुशिक्षित व्यक्ति अपने निर्वाह के उपयुक्त समुचित आजीविका उपार्जन कर सके। जो सुशिक्षित व्यक्ति है जो अपने गृह में ही कुछ उद्योग कर कर अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल कर एक सुखी जीवन जी सके, इसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। मजदूरों को कड़ा परिश्रम करके थोड़े पैसे कमा कर भी गुजर करने की आदत रहती है। अब जो मजदूर होते हैं, आपको पता है ये अशिक्षित होते हैं, लेकिन इन्हें खूब बहुत सारी मेहनत कर कर जहाँ पर थोड़ा पैसा मिलता है इसमें भी अपना घर खर्चा चला सकते हैं। अब बात कहाँ पर आती है, आप देखिए, पर जिनका रहन सहन सभ्य समाज के उपयुक्त बन गया, अब जिनका रहन सहन हाई क्वालिटी का बन गया, यानी कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उन प्रशिक्षित है जो पढ़े लिखे से न तो उनका सा कठिन शारीरिक श्रम हो पाता है और न कम पैसों में गुजर होती है। अब इनसे कोई शारीरिक श्रम नहीं हो पाता और इनसे कम पैसों में गुजारा नहीं हो पाता, तो क्या ये इस धरती पर खुद का अस्तित्व टिका पाएंगे? नहीं टिका पाएंगे, कोई चांस ही नहीं बनता ऐसे लोगों का मेरे हिसाब से। तो उनके लिए ये सब बातें बताई जा रही है, वो भी लोग ध्यान से सुने, समझे और कमेंट करें। क्या हमारा इस वीडियो का मकसद वहाँ तक पहुँचा है या नहीं, तो कमेंट में बता दीजिए। नमस्कार। उन्हें शारीरिक श्रम नहीं हो पाता और न कम पैसों में गुजर होती है। बेकारी का हाल सार्वजनिक रीति से जापान ने निकाला है। अब जो बेकारी है इसका हाल सार्वजनिक रूप से जापान ने कैसे निकाला है, वहाँ घर घर में कुटीर उद्योगों की विद्युत संचालित छोटी मशीनें हैं। जो कुटीर उद्योग है, जो विद्युत संचालित है, जो विद्युत से चलते हैं, उनकी वहाँ पर छोटी मशीनें लगी है। अब बिजली बहुत सस्ती है, उसकी उपलब्धि सुलभ हो जाती है। अब बिजली बहुत सस्ती है, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये भी समझना चाहिए। हमारे देश में तो बिजली भी महंगी है और जो उद्योग होते हैं उसको लगने वाली बिजली और ज़्यादा महंगी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उसका उपयोग करके शारीरिक श्रम बचाया जा सकता है और उत्पादन भी अधिक होता है। अब जब बिजली का उपयोग हो रहा है तो मशीनें इससे चल पा रही है और इससे क्या होगा, जो शारीरिक श्रम है वो कम होकर विद्युत से यंत्रों से चलने वाली चीज़ों से शारीरिक श्रम कम होकर उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। ऐसी इस प्रकार की हम परिस्थितियाँ आपको सामने डिस्कस की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।